Assalamu alaikum dear students. I hope you're all doing well. मेरा नाम रामेश राणा है एंड आई एम होपिंग कि आप में से कुछ लोगों से शायद तारुफ हो भी चुका हो पहले. सो बेसिकली आप लोग जो हैं मेरे साथ एक वर्कशॉप हम करेंगे. आवर एंटायर फोकस वुड बी ऑन राइटिंग स्किल्स एसेंशियली. तो थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मेट समझा देती हूँ कि हाउ आई विल बी कंडक्टिंग दिस सेशन. स्टेप वन वुड बी कि हम वी विल गो थ्रू दीज सीरीज ऑफ सेमी लेक्चर्स आप इनको कह लें, क्योंकि आधा पोर्शन जो है वो फोकस करेगा हमारे इन क्लास प्रैक्टिस सेशन पे. मैं आप लोगों से एक इंटरेक्टिव जो है 20 to 20 मिनट्स हमारे जो है वो इंटरेक्शन की तरफ फोकस रहेंगे थ्रू आउट. बाकी ये क्रैश कोर्स मैंने डिजाइन इस नॉलेज के साथ किया है कि ऑब्वियसली ये तैयारी वाली स्टेज नहीं है. वी आर इन लाइक ऑलमोस्ट नियरिंग द एंड ऑफ दिसंबर. तो इस स्टेज पे मेरी प्रिजम्पशन आप सारों के साथ यही होगी कि यू हैव लर्नड व्हाटएवर यू हैव टू लर्न. साथ साथ नोट्स वगैरह और जो सारी चीजें हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी. और हर सेशन के बाद एक छोटा टेस्ट होगा जो कि मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग टाइमली विद इन द सेम स्लॉट अटेम्प्ट करके अपलोड कर दें, ताकि कल हम उस पर आपको फीडबैक आपको मिल जाए. 1 आवर बीच में मैं सेट आपको टाइम दूंगी जिसमें आपने अपलोड करना है. सिंस एज यू मस्ट हैव नोटिस की योर 34 स्टूडेंट्स, तो अगर आपको अपना फीडबैक बिल्कुल अच्छा चाहिए तो प्लीज उस क्लास के फौरन बाद टेस्ट को अटेम्प्ट कर लें. इट विल टेक यू व्हाट 20 मिनट्स मे बी 15 मिनट्स टू अटेम्प्ट एन एक्सरसाइज जो मैं आपको दिया करूँ. तो वो आउटसाइड ऑफ क्लास आप अटेम्प्ट करेंगे, उसकी फोटोग्राफ लेंगे. उसको मैंने सजेस्ट भी की थी कि कैम स्कैनर ऐप यूज कर लें आप, तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. उसको फोटोग्राफ करके आपने गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देना है और वहीं पे मैं आपके रिजल्ट्स भी डेली के हिसाब से आपको वहां पे जवाब दे दिया करूंगी. डिटेल फीडबैक होगा आपको. चेकिंग जो है वो पेन से हुई होगी, तो होपफुली उसमें इट विल बी इजी फॉर यू टू रीड ऑल्सो. ओके, सो कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर सीरीज. अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आपसे बात करूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात बताती हूँ, एंड इट्स सॉर्ट ऑफ इंट्रो टू द सिविल सर्विस कि है क्या. मैंने अपने जो सर राष्ट्रीय के साथ थोड़ा सा डिस्कशन जो हुआ था पिछली वीडियो में, उसमें मैं इसमें तफसील में तो नहीं गई, पर मैंने इतना जरूर कहा था कि प्लीज अपनी मोटिवेशन जो है ना उनको वैलिड रखें. वैलिड से मुराद ये है कि दे शुड बी लॉजिकल. मतलब इस चक्कर में किसी सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना, आप सोशल लैडर क्लाइम करना इज शुड नॉट बी द ओनली रीजन व्हाई यू आर अटेम्प्टिंग दिस एग्जामिनेशन. कुछ आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जी हम आ रहे हैं एंड हमारे पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी होगी टू रियली चेंज थिंग्स एंड टू रियली हेल्प अदर पीपल. ये जहन में जरूर रखिएगा कि इससे सुनहरा मौका जो है ना सर्विस का, शायद जिंदगी में आपको दोबारा कभी ना मिले. बाकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपको मिलते हैं बीइंग अ सिविल सर्वेंट, वो तो एक बोनस उसको समझें, पर उसको वजह मत बनाइएगा अपने अटेम्प्ट की. फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आई विल इंक्लूड दिस टुवर्ड्स माई सेल्फ ऑल्सो, कि हमारी एक जनरल अजम्पशन होती है कि जी आप समझते हैं, बहुत सारे सीएसपीज वैसे इसको प्रोजेक्ट भी करते हैं कि जी मतलब हमने कोई खास एक्सेप्शनल तीर मारा था जिसकी वजह से एग्जाम हमारा हो गया. आई एम अ ह्यूज बिलीवर इन फेथ. आपको पता है कि आपकी दुआ में और दवा में इक्वल में बिलीफ होना चाहिए. तो अपना फेथ स्ट्रांग रखें. अगर कोई चीज अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिख दी है, तो कोई उल्टा भी लटक जाए तो आपके नसीब से बाहर नहीं हो सकती. और जो चीज आपके नसीब में नहीं लिखी है, आप जितने मर्जी तीस मार खान हो, आपके नसीब में लिखी नहीं जा सकती. इसकी बेहतरी और विजडम को हमेशा जहन में समझिएगा. तो अगर इस एग्जाम में आप रह जाते हैं या नहीं हो पाता, तो दिस इज डेफिनेटली एंड मोस्ट डेफिनेटली नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. देयर आर अदर प्लान्स, और अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर आपके लिए और प्लान किया होगा. तो ये हमेशा जहन में जरूर रखिएगा बात बिफोर प्रिपेयरिंग. क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरे आधे स्टूडेंट्स जो है ना वो तो बहुत ज्यादा सिवियर स्ट्रेस का शिकार होते हैं. उनको इतनी परेशानी होती है. मेरी एक स्टूडेंट है जो पिछले 3 साल से प्रिपरेशन करती है हर साल. शी सिट्स विद मी, टॉक्स विद मी, और अल्टीमेटली वो एग्जाम का स्ट्रेस ले लेके एग्जाम देती ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करती, फ्रॉम द फियर कि शायद मैं फेल कर जाऊं. तो डोंट पुट योर सेल्फ इन दैट हेड स्पेस. सबसे पहले अपने दिमाग को क्लियर कर ले कि कोई ऐसा ये अचंबा नहीं है. इट इज जस्ट एन एग्जामिनेशन. इट इज जस्ट वो भी नौकरी का एग्जाम है. सबसे बड़ी बात कि मतलब एक जॉब के लिए आप इम्तिहान दे रहे हैं, एक रिटन टेस्ट दे रहे हैं. और क्योंकि इसमें रेशो जो है वो अराउंड 1 to 2% ही है और इससे कभी बढ़ती नहीं, तो ये भी रखें कि हर किसी ने सेलेक्ट नहीं होना और हर किसी की किस्मत में एक सिविल सर्वेंट बनना नहीं है.
पर ये मत समझिएगा कि ये कोई बुरी बात है। ट्रस्ट मी, एक ईमानदार सिविल सर्वेंट की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है और उसको गुजारना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे सिस्टम के 4 पहिए हैं और सिर्फ एक है जिसमें पंक्चर की जरूरत नहीं है, और वो सिविल सर्वेंट है जो आपके निजाम को चला रहे हैं। बाकी 3 जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उनमें से हवा भी निकल चुकी हुई है। सो इस गाड़ी को चलाने वाला एक ही पहिया है, और वो कोई गिने चुने सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि ना ईमानदार भी हैं, रिश्वतखोर भी नहीं है, और मतलब उस सिस्टम को चला रहे हैं, और जो काम नहीं भी करे, खैर स्ट्रगल वो भी कर रहे हैं। तो ये जहन में जरूर रखिएगा कि ये कोई आसान लाइफ नहीं है। तो अगर ये नहीं भी होता तो मे भी शायद अल्लाह ने आपके लिए कोई और बेहतर आसानी रखी हो। तो ये तो वो थोड़ा सा हो गया जो मैं हमेशा स्टार्ट में तो सारे स्टूडेंट्स को बताती हूँ। सो मूविंग फॉरवर्ड, हम इसको ऑर्गेनाइज किस तरह से कर रहे हैं कि जी सबसे पहले तो मेरा एम होगा कि मैं आपको बताऊं कि जी ऐसे से हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें कैसे आपने सिलेक्शन करनी है नंबर 1 टॉपिक की। नंबर 2, हमने कैसे फोकस करना है कि जी ये वाला जो टॉपिक है ये अटेम्प्ट करना बेहतर ऑप्शन है। उसमें हम 2021 के अभी डिस्कस भी करेंगे, और मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आपको क्या लगता है आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अच्छा, so now as you can see के these are the 9 steps। आज हम जो है ना बेसिक कवर करेंगे 3-4 पॉइंट्स इसमें से। ये एक बेसिक सा वो है कि आपने क्या लिखना होता है ऐसे में, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ऐसे प्रॉम्प्ट किसको कहते हैं? प्रॉम्प्ट से मुराद होता है कि जो कोई आपके दिमाग में इनिशियल आइडियाज आए, उसको आपने जल्दी से लिख लिया। हर सीएसएस पेपर जो आपको मिलेगा, जो भी एग्जाम आप दे रहे होंगे, आपको हमेशा वो कहेंगे जी कि आखिरी सफा जो है वो आप रफ वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बार बार दोहराऊंगी, एसेस का रट्टा मत लगाइएगा। ये बहुत बड़ा फ्लूक होता है। अगर आपने रटे रटाए ऐसे लिख लिए जाके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आपका दाव लग भी सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर आप सिर्फ टॉपिक सिर्फ मेन मेन याद कर लेते हैं ना मोटा मोटा, और जाके उसमें बस वही छाप देते हैं, तो उसमें आपके मार्क्स नहीं आते। मैं भी देख रही थी खातून का रिजल्ट 2021 में जो आया है, आई थिंक शी इज 5th और आई थिंक 6th में भी इन पाकिस्तान। उनके 40 नंबर हैं ऐसे में। तो टू मी दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन और अ वेरी गुड स्कोर इन ऐसे। दूसरा ये कि अगर आप बिल्कुल ही बेयर मार्जिन पे पास कर रहे हैं ना, दैट मीन्स कि आपने फॉर्मुलाइजेशन इस्तेमाल की है, यानी कि आपने फॉर्मूला लगाया है कि 4-5 ऐसे याद कर लिए और आपका दाव लग गया है किसी एक में। दिस इज अ वेरी क्लोज कॉल। हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी टॉपिक आए तो उसमें से हम अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट सिलेक्ट कर सकें, कैपेबिलिटी हो। उसके भी एक तरीका होता है कि आपको ऐसे प्रॉम्प्ट जो है, यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और फिर आपने देखना है कि क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरी इंफॉर्मेशन कम है या ज्यादा है। और फिर उसमें हम ये भी देखेंगे कि जी रिस्की टॉपिक्स कौन से होते हैं, जिनको मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि उनको अवॉइड करें। ऐसे जो है नॉर्मली 3 किस्म के होते हैं। एक होता है जी आपका मेन आर्गुमेंटेटिव, जिसमें आपने किसी पॉइंट पे साइड लेनी होती है, या फॉर या अगेंस्ट लिखते हैं आप। सेकंड होता है जी नैरेटिव। नैरेटिव होता है जिसमें आप एक तरह से स्टोरी टाइप जो है ना गुफ्तगू बयान कर रहे हैं, जिसमें आप रिसर्च या लोगों के ओपिनियंस को एक कहानी की तरह बयान करते हैं। ये होता है नैरेटिव टाइप। तीसरा होता है जी डिस्क्रिप्टिव टाइप। इसमें आप कोई क्लियर पोजीशन नहीं लेते, आप दोनों पॉइंट्स बता देते हैं और बड़ा वेगली आप इंसिनुएट करते हैं, यानी आप हल्का सा हिंट देते हैं एग्जामिनर को कि जी मेरी जो लीनिंग है वो इस ओपिनियन की तरफ थोड़ी सी ज्यादा है। सबसे सेफेस्ट अप्रोच यही होती है, क्योंकि उसमें आप कोई एक रिजिड पोजीशन नहीं ले रहे होते, और आप बड़ी आपकी ना एक तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो एग्जामिनर को नजर आती है, क्योंकि देखते हैं कि यार ये इसने डाटा लिया है सारा, एक बड़ा मुनासिब तज्जिया किया है, और इसी चीज को आप लोगों ने लर्न करना है। तो उसका सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको ये आप सीखें कि जी जो ऐसे प्रॉम्प्ट है या जो चूजिंग अ टॉपिक है, वो आपको उन टॉपिक्स में से क्या चीज फौरन खिंच के बाहर आ रही है वो देखें, कि वो कौन सा टॉपिक है जो आपको लगता है कि आहा ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा, कभी कभार आपको फॉल्स सिग्नल भी मिलेगा, और वो जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं दे ऑफन गिव यू अ फॉल्स सिग्नल। तो अभी हम जो 21 के टॉपिक्स हैं उसकी तरफ जब हम डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगी फॉल्स सिग्नल पकड़ना किस तरह से। अच्छा, सबसे पहले तो एक जो बेसिक समझ नहीं होती हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को, एंड आई फील कि ये थ्रू आउट ही हमारी स्टूडेंटशिप का ये एक प्रॉब्लम रहता है, कि जब स्टूडेंट्स ऐसे अपना सिलेक्ट कर रहे होते हैं वो ये नहीं सोचते कि जो हमारा एग्जामिनर है
वो कोई लेक्चरर ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, या कोई प्रोबेबली सिविल सर्वेंट होगा, या कोई प्रोफेसर होगा, इससे हट के कोई वो बंदा हो नहीं सकता। और उसके अलावा फिर वो हम ये नहीं सोचते कि जी उसको एड्रेस क्या, उसके दिमाग में क्या जाएगा, हमारी पोजीशन को पढ़ के वो किस तरह उसको मार्क करेगा। तो जो कॉमन 4-5 की क्राइटेरियाज हैं, क्योंकि मैंने एफपीएससी के लिए मार्किंग की हुई है, मैं पेपर्स चेक करती रही हूँ, टेस्ट चेक करती रही हूँ एफपीएससी की तरफ से, तो मैं आपको एक फैक्चुअल पोजीशन ये बता रही हूँ कि ये वो 4-5 चीजें होती हैं जिसको फौरी तौर पे एग्जामिनर पिक करता है। सबसे पहला होता है कि जी क्या ऐसे उस टॉपिक को एड्रेस कर रहा है जिसको स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया है कि नहीं, क्या वो कोई और बात तो नहीं कर रहा। आपको पहले पैरा में ही समझ में आ जाती है जो चेकर है कि इस बच्चे को नहीं पता कि वो क्या लिख रहा है, या उसने टॉपिक सही तरह नहीं समझा। अच्छा, ये वाली गलती जो होती है ना, ये वो लोग होते हैं जो जिनको समझ नहीं आ रही होती कि भाई हमारे सिर्फ 2 नंबर या 9 नंबर या 4 नंबर ही कैसे आए 100 में से। ऐसे लोग होते हैं, हर साल होते हैं। और यूजुअली ये वाली गलती करने वालों के बहुत ही कम नंबर आते हैं। अगर आपको टॉपिक ही नहीं समझ में आया और आपने बहुत ही कुछ जेनेरिक किसी और ही सब्जेक्ट मैटर पे बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, तो उसमें आपको 0 मिलेगा, और मे बी शायद 1-2 नंबर या 4 नंबर, ऐसे लोग भी हैं। फिर डज इट प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड पोजिशन। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो टॉपिक पे पोजीशन उठाई है, अब यहाँ पे वो मसला भी आता है कि अगर आपका बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो उसमें यूजुअली ओपिनियन डिवाइडेड होगा, लेकिन एग्जामिनर आपकी वो देखेगा कि आपने अपने आर्गुमेंट को बेस करने के लिए सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स आपके क्या हैं। क्या ये सिर्फ आपका जाती ओपिनियन है जिसके ऊपर आप बेस कर रहे हैं, या कुछ 4-5 कोटेशंस के दम पे आपने ऐसे अटेम्प्ट किया है? नहीं, आपको इसमें ना यहाँ पे आता है डेटा। डेटा बहुत जरूरी है, नंबर्स आपको पता होने चाहिए। कितनी परसेंटेज है इकोनॉमिक ग्रोथ की, क्या आपके कंट्री के अंदर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई इकोनॉमी का ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उस पर आपको फिगर सारे पता होने चाहिए। यू शुड नो, या एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जी अगर आपको ये एग्जैक्ट नहीं पता कि 87.98% है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 80 से 90% के दरमियान में है। मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं भी याद, तो ये जरूर होना चाहिए कि 80 to 90% के दरमियान में है हमारा डेट टू जीडीपी रेशो। अब इस तरह के फिगर्स जो है आपको पता होनी चाहिए। तो उस सब्जेक्ट मैटर से रेलेवेंट डेटा आपके पास होना ही चाहिए एट एवरी टर्न। ये गलती मत कीजिएगा कि बेस्ड ऑन इमोशनल ओपिनियंस या जाती ओपिनियंस आप कोई ऐसे अटेम्प्ट करें, बिल्कुल भी ये मत करिएगा। आपकी पोजीशन जो है या आपका टॉपिक जो है ना, उस पे आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी होनी चाहिए कि जिसकी बेस पे आप, अगर आपको बिल्कुल भी ब्लाइंड टॉपिक आए तो आप उस पे फौरी तौर पे लिख सकते हैं। अच्छा, अपने आप को महदूद करना यानी रिस्ट्रिक्ट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ आता है? अगले स्टेप पे, डज इट यूज रेलेवेंट सोर्सेज अप्रोप्रिएटली। इससे मुराद ये है कि क्या आपने आए बाएं शाएं की उस टॉपिक से रेलेवेंट हर बात मेंशन कर दी है, या जितना सवाल आपसे पूछा गया उस पर आपने फोकस किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप मुझे कोई ऐसा इन्फो दे रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा है कि जी इस वक्त कोल के रिसोर्सेज जो है वो अंडरमाइंड है पाकिस्तान के अंदर, उसका यूजेज जो है अंडर यूटिलाइज्ड है, और क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में ये वो रिसोर्स है जिसको अब ज्यादा डेवलप करने का हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है और ना हमें करना चाहिए। तो इसके ऊपर अगर आप मुझे एनर्जी की सारी टाइप्स बताएंगे और पाकिस्तान में रिसोर्सेज एनर्जी की कौन से कितने परसेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो दैट इज एन इररेलेवेंट फैक्ट, क्योंकि उसका टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं। और ये हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की बहुत गंदी आदत होती है कि वो पहले जो है ना मैदान बनाते हैं, पहले वो 4 लकीरें उस पे क्रॉस करते हैं, फिर वो जी उसमें एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर एक छोटा सर्कल ड्रॉ करते हैं, और फिर पॉइंट पे आते हैं। डू नॉट डू दैट। आपका जो इंट्रो होता है किसी भी चीज का, वो इतना ही रेलेवेंट होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स कि आपकी इंट्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में आप बिल्कुल बेसिक से अब 5-6-7 लाइनों में आप बता दें कि जी ये टॉपिक इसको कवर कर रहा है, और फिर देन गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। फिर उसके बाद आते हैं जी, इज द एक्सप्रेशन क्लियर एंड द स्टाइल अप्रोप्रिएट। अब मैंने जैसे स्टार्ट में आपको जिक्र किया कि एक्सप्रेशन की गलतियां, वैसे तो एग्जामिनर्स जो हैं इस पे तरह लीनियंट लिखते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है कि आपका लेट्स से कि हमारी कोई मादरी जुबान तो नहीं है ना अंग्रेजी, तो उसकी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह चीजें इस तरह की इग्नोर हो भी जाती हैं ना, उनको बारीक बीनी से स्पेलिंग मिस्टेक्स फॉर एग्जांपल कई दफा इग्नोर हो जाती हैं। लेकिन जिस बंदे का एक्सप्रेशन बहुत क्लियर होता है, यानी कि वो अपने पॉइंट को फॉरवर्ड लेके चलता है, तो वो ऑब्वियसली द एग्जामिनर अप्रिशिएट्स दैट मोर। स्टाइल से क्या मुराद है कि मतलब आप देखिए जिस तरह आप बात कर रहे हैं,
तो अगर एग्जामिनर को ऐसा लगेगा आपकी लैंग्वेज से, आपके जुमलों से, कि ये मेरे पे चीख रहा है, लेकिन ऐसा है जैसे आप लिखते हैं, अगर आप चैट करते हुए किसी से सारा कुछ कैप्स लॉक में लिख देंगे तो क्या अगले बंदे को ऐसा लगेगा दैट यू शाउटिंग एट देम? लिखत पढ़त के स्टाइल के अंदर हर जगह एक टोन होती है। अगर आपको बहुत सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो टोन जो है आपकी वो आती है, विशस आती है कि ये बंदा शायद गुस्से में है, ये बहुत पैशनेटली है और ये मतलब अप्रोप्रिएटली इसको एनालाइज नहीं कर रहा टॉपिक को। फॉर एग्जाम्पल विमेन्स राइट के ऊपर मैंने देखा है कि हमारे जो अक्सर मेल कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो बड़े उनके कई रिजिड ओपिनियंस होते हैं और उस पे लेके ना बड़े जज्बाती वो लिखाई कर रहे होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख जाते हैं। तो ये जो है ना, चाहे एग्जामिनर मेल है या फीमेल है, वो आपको इस पे नंबर नहीं देगा क्योंकि वो जज्बाती स्टाइल है, अप्रोप्रिएट नहीं। तो एक चीज होती है जी टेम्परेट राइटिंग। टेम्परेट राइटिंग से मुराद है कि जी आप ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो बहुत ज्यादा सख्त ना हो, जो आपका टोन और लिखने का स्टाइल जो है वो नरम लगे या एटलीस्ट डिस्पैशनेट लगे। ये ना लगे कि जी इसमें आपके जज्बात की मिलावट हुई है, ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या इज द एसे ऑर्गेनाइज्ड कोहेरेंटली? यहाँ पे आते हैं जी दी ऑल इंपॉर्टेंट आउटलाइन, कि जो आपकी आउटलाइन है वो आपके एग्जामिनर को ये फौरी बता देती है कि आपने कितना बेहतर तरीके से अपने टॉपिक को ऑर्गेनाइज किया है। एंड राइटली सो, आई एम श्योर आप लोगों को और अगर कहीं आपसे पढ़ा होगा, आपको अक्सर सीएसपीज आपको बताते हैं कि जी आउटलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, तो आपके अगर 100% नंबर हैं तो 25 to 30% मार्क्स तो आपके आउटलाइन के ऊपर ही आपको मिल जाते हैं। सिलेक्शन ऑफ अ टाइटल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा टाइटल अगर आप दे देते हैं अपने ऐसे को तो वो भी बड़ा हेल्प करता है। ऑल्दो दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, इट इज नॉट इन फैशन आइदर कि आप उसको दें, लेकिन आउटलाइन के अंदर अगर क्लैरिटी है, यानी आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और उसमें आपने 2 या 4 पर्सपेक्टिव से इशू को एनालाइज किया। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन है तो उसमें अगर आपने एक जेंडर पर्सपेक्टिव दिया है, आपने एक अपना रिलीजियस पर्सपेक्टिव दिया है और एक आपने करंट अफेयर्स का पर्सपेक्टिव दिया है, तो आप एक इशू को 3 से 4 जगह पे देख रहे हैं। रिमेंबर दिस कि जितना ज्यादा आप अक्रॉस मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से अपना एनालिसिस एक ऐसे में देंगे, उतने ज्यादा नंबर आपके आएंगे। हमारे बैच में जिस साल ये ऐसे काफी टफ था, तो उस साल एक खातून ने 80 नंबर लिए थे, 80 मार्क्स शी गेन्ड। एंड उसका जो मेन एम था कि उसने लॉ से रिलेटेड टॉपिक किया था, शी वाज अ लॉयर हरसेल्फ, तो थोड़ा सा उसको एज भी था। लेकिन बहरहाल जो उसने अटेम्प्ट की थी ना, तो ऐसे जो था उसमें उसका सारा जो आर्ग्यूमेंट था वो इतना फोकस था कि वो उसकी आउटलाइन से ही पता चल रहा था कि वो क्या बिल्ड करी। उसने बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ली थी लेकिन वो उसको डिफेंड करने में कामयाब हुई। तो शी स्कोर्ड 80 मार्क्स एंड इन नियर हिस्ट्री इतने नंबर ऐसे में मेरे ख्याल में शायद किसी ने शायद ही लिए। तो दैट इज वन ऑफ द मेन फोकसेस ऑफ दिस। फिर कि इज देयर अ क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन? ये तो नेचुरल सी बात है कि जी आपका कहाँ इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है, आपका मेन आर्गुमेंट कहाँ शुरू हो रहा है और आप कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, ये एग्जामिनर को पता चलना चाहिए। वो आपकी आउटलाइन से भी पता चल जाना चाहिए कि जी ये मेन बॉडी ऑफ टेक्स्ट है और ये कंक्लूजन है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी एनालाइज द क्वेश्चन इन द टॉपिक। रिमेंबर दिस कि चाहे स्टेटमेंट है, चाहे आपको जिस तरह मर्जी का टॉपिक आया हो, उसमें कहीं ना कहीं एक ढका छुपा सवाल होगा जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। और आपका जो इसमें एम है ना, वो ये होना चाहिए कि जी हमने इस उस क्वेश्चन को पकड़ना सीखेंगे हम, कि जी वो कैसे है, वो क्वेश्चन क्या हो सकता है। जो एंड में एग्जाम्पल्स है, मैं आप लोगों से फिर पूछूंगी क्या है। तो जो भी सवाल किया जाता है जनरली उन ऐसे क्वेश्चंस में 3 हिस्से होते हैं। कंटेंट टर्म्स होती हैं, जो भी लफ्ज लिखे हुए हैं उसमें कंटेंट टर्म्स हैं। ये की कॉन्सेप्ट्स दैट आर स्पेसिफिक टू अ सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई आपसे आ गया ऐसे का टॉपिक, तो उसमें कोई एक आधा टर्म ऐसी होगी जो बहुत आपको इजीली बता देगी जी कि ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जी इस वक्त एग्जिस्टिंग सिनारियो दुनिया में इस तरह से चल रहा है, तो आपके ख्याल में कि इज इट मतलब लेट्स से राइज ऑफ पॉपुलिज्म का हमारे टाइम पे एक आया था टॉपिक कि जी देयर इज अ राइज ऑफ पॉपुलिज्म, डज दैट मीन द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन? अब ये विदाउट सेइंग एनीथिंग यहाँ पे 2 वर्ड इमीडिएटली आ गए, पॉपुलिज्म और ग्लोबलाइजेशन। आंखें बंद करके मैं कह सकती हूँ कि ये एक टॉपिक है जिसकी मैं अगर अटेम्प्ट जो है इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस को करके करूंगी तो मेरा ऐसे बेहतर होगा। फिर आते जी लिमिटिंग टर्म्स। अब
लिमिटिंग टर्म से क्या मतलब है कि जी अब दो सब्जेक्ट तो आ गए, कंटेंट मुझे पता चल गया कि ये पॉलिटिकल साइंस या डायरेक्टली रिलेटेड है उससे, इंटरनेशनल रिलेशन से। अब आते हैं लिमिटिंग टर्म्स, यानी उसी एक जुमले के अंदर कोई एक लिमिटिंग टर्म भी होगी जो कि स्कोप को छोटा करेगी, यानी वो आपको बताएगी कि इसमें से सिर्फ मुझे ये जानना है आपसे। वो क्या है जी? अब जैसे मैंने कहा कि does the rise of populism indicate the end of ग्लोबलाइजेशन? तो अब आपने यानी अपना टॉपिक जो है बिल्कुल फोकस कर लेना है इन दो टर्म्स पे, राइज ऑफ पॉपुलिज्म, राइज यानी पॉपुलिज्म का आना, और दूसरा ग्लोबलाइजेशन का खत्म होना। यानी कि ये जो इतने ज्यादा नेशनलिज्म की वेव आई है वो क्यों आई, यानी मैंने अपना फोकस जो है सिर्फ इस तरफ रखना है कि जी ग्लोबलाइजेशन की तरफ लोगों का रिएक्शन क्यों आ रहा है, और ये जो नेशनल लीडर्स हैं जिसमें वो पॉपुलिज्म है कि जी मैं जैसे फ्रांस में एक वेव आई है पॉपुलिज्म की, अमेरिका में आई डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, तो ये क्यों आई, मैंने अपना फोकस सिर्फ यहां तक महदूद रखना है। यानी कि मैंने जनरल टर्म्स नहीं बताना शुरू कर देनी, आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन दें कि पॉपुलिज्म क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, और इनके राइज और फॉल से क्या मतलब है। राइज और फॉल जो है ना वो आपकी लिमिटिंग टर्म, यानी आपने अपना स्कोप यहां तक महदूद रखना है। फिर आती है जी डायरेक्टिव टर्म्स, कि आपको पूछा जाएगा कि क्या करें, डिस्कस, एनालाइज, डिफाइन, कंपेयर, एवेल्युएट। ये वो सिंगल टर्म्स हैं जिन पे आपको बताया जाता है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है इस ऐसे में। डिस्कस अक्सर लिखा होगा, आपने देखा होगा पुराने पास पेपर्स में कि एक जुमला लिखा हुआ है उसके बाद लिखा हुआ है जी डिस्कस, या लिखा होगा कि ये एक स्टेटमेंट दी होगी फिर आके लिखा होगा एनालाइज, व्हाट इज योर इन योर ओपिनियन, आपके ख्याल में कि ये क्या है। वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है कि जी मतलब आपको पूछा गया है कि आपके ख्याल में क्या है, तो उस ओपिनियन को आप अच्छी तरह बैक करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और फिर अटेम्प्ट करते हैं। तो जी आपकी डायरेक्टिव टर्म्स कौन सी होती है कि आपको पेपर डायरेक्ट क्या कर रहा है, व्हाट इज इट आस्किंग ऑफ यू, डू इज इट आस्किंग यू टू डिस्कस समथिंग, is it asking you to analyze something, is it asking you to define a phenomena, और compare और evaluate। ये वो वर्ड्स हैं जो आपको बताए जाते हैं कि जी मतलब इस सिलेक्शन में ये जो मैं टॉपिक सेलेक्ट करने लगा हूं उसका ये मतलब है, या इसके अंदर मुझे ये डिमांड की। अब ये देखें कुछ एग्जांपल्स। अब ये एक मैंने एक आर्ट्सी टॉपिक उठा लिया है कि जी बेसिक है, सिंपल सा है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन गॉथिक आर्किटेक्चर। अभी बड़ा स्पेसिफिक है, आर्ट से रिलेटेड है, लेकिन आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब इसमें कंटेंट टर्म क्या है जी, टॉपिक क्या है, गॉथिक आर्किटेक्चर। ओके फाइन, मैं आर्किटेक्चर पे मैं सवाल है और उसमें भी मुझे गॉथिक आर्किटेक्चर पे जवाब देना है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, यानी गॉथिक आर्किटेक्चर के अंदर लाइट के से हवाले से सिर्फ मैंने फोकस अपना वहां तक लिमिट करना है। डायरेक्टिव टर्म क्या है, डिस्कस करें। अब उन्होंने इसका क्या मतलब है कि जी मुझसे ये नहीं पूछा गया कि वो लाइट जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा या कम होना अच्छी बात है या बुरी बात है, मेरा ओपिनियन नहीं मांगा गया, मुझसे फैक्ट्स एंड फिगर्स मांगे गए। डिस्कस का मतलब यूजुअली यही होता है कि आप उसमें डिटेल्स बताएं, उस पर एग्जिस्टिंग पर्सपेक्टिव्स बताएं, लेकिन उसमें आपने अपना ओपिनियन नहीं बताना। तो अगर इस टॉपिक को आप इस तरह अटेम्प्ट कर लेंगे जिसमें आप एनालिसिस करके बताएंगे कि जी गॉथिक आर्किटेक्चर वैसे सही नहीं चीज और उसमें लाइट जो है उसका ये इस्तेमाल इट्स बेकार का आर्ग्यूमेंट है, तो ये आपके नंबर कम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बिकॉज आपसे ये डिमांड ही नहीं की गई, आपको कहा गया कि डिस्कस करें। डिस्कस का मतलब है आप सारे पर्सपेक्टिव्स बताएं, सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो आपके पास है उसको बताएं, उसको डिस्कस करें। आपको अपना ओपिनियन देने की या उसको एनालाइज करने की या एवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जरा थोड़ी मुश्किल एग्जाम्पल पे। अब आई एम श्योर आप में से किसी ने यूएस हिस्ट्री भी रखी होगी, तो अब समझें कि ये यूएस हिस्ट्री का इस तरह से मिलता जुलता सवाल आपके ऊपर आ गया कि टू व्हाट एक्सटेंट कैन द अमेरिकन रेवोल्यूशन बी अंडरस्टूड एज अ रेवोल्यूशन फ्रॉम बिलो, व्हाई डिड वर्किंग पीपल बिकम इन्वॉल्व्ड एंड व्हाट एम्स इन माइंड। अब ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हमने ब्रेक डाउन करना। सबसे पहला जी आया हाईलाइट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रॉम बिलो, वर्किंग पीपल, एम्स इन माइंड। ये आपके हो गए हाईलाइटेड कीवर्ड्स। इमीडिएटली उठा आपको ये जो समझ में आ गया कि भाई ये अमेरिकन हिस्ट्री से रेलेवेंट सवाल है। अब आप कहते हैं मैंने इसको अटेम्प्ट भी करना है। फिर आप देखें जी वर्किंग पीपल, वर्किंग क्लास। अमेरिकन रेवोल्यूशन यानी उनकी जो मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस थी जब वो आई थी, तो उस वक्त वर्किंग क्लास तो कॉलोनीज थी। अमेरिकन जो एरिया था वो सारा तो मेरे ख्याल में 9 के 12 कॉलोनीज के दरमियान में डिवाइडेड था। और उस कॉलोनीज का उनका रिएक्शन क्या आया था, उसमें जी आप बात करते हैं कि आपके दिमाग में फ्रॉम बिलो क्यों
क्योंकि ब्रिटिश ने उन पे टैक्सेस लगाए थे। तो जो एक बहुत मशहूर स्लोगन है वो ये था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये अमेरिकन रेवोल्यूशन का पहला स्टेप था। अब आपने बात करना है कि जी नीचे से क्यों आई, व्हाई डिड इट स्टार्ट फ्रॉम बिलो? बिकॉज वर्किंग क्लास पे टैक्सेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। अब सीरीज ऑफ सब क्वेश्चंस, अब इसी टॉपिक के अंदर से 2-3 क्वेश्चंस निकालिए। व्हाई डिड द रेवोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम बिलो? इसका आंसर क्या मैंने आपको दिया, आपने आपको आंसर दीजिए कि जी मतलब टैक्सेशन उन पे की गई थी। और वर्किंग पीपल ने ही क्यों इन्वॉल्व की? बिकॉज उन पे बर्डन ज्यादा था उसका, वो कोई अमीर रईस तो थे नहीं, यूजली फार्मर्स थे। सेकंड, थर्ड क्या था कि वो इन्वॉल्व हुए तो उनका उस पे एम क्या था? क्या वो इंडिपेंडेंस के लिए इन्वॉल्व हुए? नहीं, इनिशियली वो इन्वॉल्व सिर्फ इसलिए हुए थे ताकि उनके ऊपर अनफेयर टैक्सेस कम किए जाए और उनको जो पैसे देना पड़ते हैं ब्रिटिश सरकार को वो कम किए जाए। ये तीसरा फिर स्टेप आता है जी माइंड वेब। अब ये जो सारी कार्रवाई मैंने अभी बताई कि आपने उसको हाईलाइट करना कीवर्ड्स को, फिर एक सीरीज ऑफ सब क्वेश्चंस बनाए आपने, और फिर उसको आपने आखिरी सफे पे जाके ना एक वेब सा बना दिया। एक ब्रेक डाउन करें, उसमें हाईलाइटेड वर्ड्स लिखे, आपने जल्दी से क्वेश्चंस नोट डाउन किए कि आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहे हैं कि जी ये पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन एंड फ्रॉम बिलो, ये आपके कीवर्ड्स हैं। तो अब इसको अटेम्प्ट करने के लिए इमीडिएटली सबसे पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन का, फिर आप ये बात करेंगे जो बाकी। ऑब्वियसली आई एम श्योर आप में से कई लोगों को शायद ये टॉपिक इतना समझ ना आए क्योंकि हर किसी ने तो वो नहीं रखी होगी यूएस हिस्ट्री, लेकिन फॉर इंटरेस्ट सेक मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। अच्छा, अब हम आते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप ऐसे टॉपिक्स की सिलेक्शन की तरफ। डिफाइन योर आर्ग्यूमेंट, यानी कि वही वाली बात है, माइंड वेब, की पॉइंट्स एंड अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन। ये एक कोट मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है, टू पिक अ साइड, टू नॉट पिक अ साइड, दैट इज द क्वेश्चन। अगर आप में से किसी ने हैमलेट पढ़ी हो, ये शेक्सपियर का प्ले है बड़ा मशहूर, तो उसमें ना जो शहजादा होता है वो कॉन्स्टेंटली अपने आप से टू बी और टू नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को ये बात करता रहता है। ऐसे के अंदर जितनी क्लियर पोजीशन आप लेते हैं, ये मैं बात कर रही हूँ आर्गुमेंटेटिव एसेस की, या जहां पे आपसे एनालिसिस मांगा गया है या आपका ओपिनियन मांगा गया है, जितना क्लियर आप एक साइड पिक कर लेते हैं और जितना ज्यादा उसको आप डिफेंड कर लेते हैं विदाउट बिकमिंग इमोशनल और कॉन्फ्रंटेशनल, यानी कि ऐसा ना लगे कि जी वो जुमला पढ़ के आपको इतना आपका खून खौल गया है कि मतलब आप कह रहे हैं कि जी वो आपने बस बेइज्जतियां ही लिख दी हैं ओपोजिंग ओपिनियन की। ये नहीं करना। अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी फनी पॉलिटिकल मिसाल दूं कि फॉर एग्जांपल आपने पेपर जो है ना, अगर आपको समझें कि किसी इस तरह ले कि अगर कोई पीएमएलएन का सपोर्टर है और वो बैठ के कोई एग्जाम लिख रहा है और उसमें पीटीआई के फेवर करने वाला टॉपिक आ गया, तो आपने पीएमएलएन का सपोर्टर बन के नहीं एग्जाम देना। और इसी तरह दैट गोज सेम फॉर द पीटीआई पीपल, कि अगर वो कोई बंदा पीटीआई को सपोर्ट करता है और वो पीएमएलएन की तारीफ के हवाले से कोई क्वेश्चन आ गया, तो फिर आपने बस गालियां नहीं लिखना शुरू कर देनी। यू नॉट सपोज टू डू दैट। आपने लेनी है एक मीडियम अप्रोच, यानी कि तहम्मुल से कामली देखें कि क्या जो इशू है उस पर आपका पर्सनल बायस अगर कोई है तो उसको साइड पे कर दें 2 मिनट के लिए। इट डजेंट मैटर कि आपका अपना जाती इस पे ख्याल क्या है। आपने देखना है कि जो मौजूदा लिटरेचर है या मौजूदा डेटा है वो क्या कहता है। देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग कि ओपिनियंस कैन लाई, नंबर्स नेवर लाई। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। तो जितना डेटा आपका परसेंटेजेस और फैक्ट्स एंड फिगर्स से बैक होगा उतना आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होगा। और बात वही है कि आपने माइंड वेब बनाना है, आपने कॉन्फ्रंटेशनल नहीं होना अपनी राइटिंग में, आपने ये नहीं कहना कि ये है तो ऐसा ही है। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने किसी लड़के का ऐसे चेक किया था, उसने इतनी कोई डेंजरस पोजीशन ली हुई थी एग्जाम में, उसने लिखा कि जी ये लेबनान के अंदर जो है पता नहीं इजराइल ये करवा रहा है, उनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और एक दिन वो जो है मिडिल ईस्ट को जो है ना दे विल ब्लो इट अप। बहुत बड़ा क्लेम था। मैंने उसे पूछा भी, मैंने कहा ये आपका जाती ओपिनियन तो हो सकता है लेकिन ये एक ऐसे के अंदर नहीं आप ही लिख सकते, मतलब ये आपके ख्यालात हैं, इसको बैक करने के लिए आपके पास डेटा क्या है? तो ऐसा कोई भी ओपिनियन जिसको आप अब किसी डेटा से या किसी रिसर्च पेपर से या किसी पॉलिटिकल रियलिटी से बैक नहीं कर सकते ना, उसको कोट ही नहीं करना। और वो पोजीशन भी लेने की जरूरत नहीं, चाहे आप उसको खुद जाती तौर पे बिलीव भी करते हैं। सो इसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द लीगैलिटीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कि देखिए कोर्ट में ये जैसे तो ना जब कोर्ट में जाते हैं जज के सामने, आपने समझना है कि जो एग्जामिनर है वो एक जज है।
उस जज को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है कौन गलत है, उसको इससे फर्क पड़ सकता है कि कौन अपने आप को सही और गलत साबित कर सकता है। तो साबित करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एविडेंस। एविडेंस क्या है? फैक्ट्स, नंबर्स, फिगर्स, रिसर्च और जो एग्जिस्टिंग सिनारियोज, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसीलिए मैं जनरली जो अपने स्टूडेंट्स उनको मैं कहती हूँ कि कोशिश करें कि एनालिसिस और आर्ग्यूमेंट पोजीशन वाली जो टॉपिक्स हैं उनको ना सिलेक्ट करें। इफ यू फील कि इसमें आप फंस जाएंगे, आपको इतना डेटा नहीं है कि आप अपने पॉइंट को इफेक्टिवली एस्टेब्लिश कर सकें, तो डू नॉट अटेम्प्ट। कोई जरा हॉला टॉपिक उठा लें जहां पे डिस्कशन हो रिक्वायर्ड, इट्स बेटर। आप पास तो हो जाएंगे फिर भी। हाँ, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में अगर आप फंस गए तो उसमें वो आपको एग्जामिनर फेल कर देगा। तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में pick a side only if you can back it with numbers and figures and facts. Do not pick a side if you cannot back it up. सबसे इंपॉर्टेंट बातें वही, यूज एविडेंस, रीजनिंग एंड स्कॉलरशिप। एविडेंस क्या होता है? जो मैंने आपको बताया कि जी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी कि एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं वो चीज पढ़ी हो सकती है या वो कॉमन नॉलेज है। रीजनिंग कि अब अच्छा एविडेंस को यूज करने का भी तरीका होता है। अब देखिए, एक ग्लास को देख के कोई ये कहे कि ये आधा खाली है, उसमें आधा ग्लास पानी है, आप उसको कहेंगे आधा खाली है, ये आधा भरा हुआ है, ये रीजनिंग होती है। मगर जब मैं इसको कहती हूँ हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ विदाउट टेकिंग एन ओपिनियन। पर्सपेक्टिव जो होता है, जो रीजनिंग होती है, वो चीजों को उस एक एंगल से देखती है। जैसे मैंने कहा कि हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज जस्ट अ फैक्ट, ये फैक्ट है कि इसमें पानी है, हाफ पानी है। अब इसको कोई कहता है ये हाफ फुल है या हाफ एम्प्टी है, ये पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इस चीज में फंस जाते हैं, वो पर्सपेक्टिव देते हैं, वो ये कहते हैं कि ये आधा भरा हुआ है, ये आधा खाली है, लेकिन हालांकि उनको सिंपली ये कहना चाहिए कि देयर इज हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन द टेबल। तो उसमें जो आपकी अपनी कोई जाती इसमें वो कहते हैं ना बायसेस होते हैं, या आपका कोई जाती ख्यालात हैं, वो एग्जामिनर तक नहीं पहुंचते। और ये बड़ा जरूरी होता है, और यही एक अच्छे ऑथर की निशानी भी होती है, क्योंकि फिर एग्जामिनर आपको एज अ पर्सन नहीं जज कर रहा, वो आपको एज अ राइटर जज कर। अगर आपका ओपिनियन एग्जामिनर को पता चल गया ना कि आपके कुछ जाती ख्यालात इसमें नजर आ गए उसको, तो वो फिर आपको जज करेगा। आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी उस जजमेंट उस तक नहीं पहुंचने देनी। रीजनिंग देने का तरीका ये होता है कि आप चीज को डिस्क्राइब करें एक रियलिस्टिक फैशन में, जो चीज आपको लग रहा है कि जी ये ऐसी है। The fact that Pakistan has a current account deficit, it's a fact. उस करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से इकोनॉमिक प्रेशर है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। फिर उस प्रेशर को जनरेट करने में एक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो है वो आई हैं, दे वर अनएबल टू रिलीव दिस प्रेशर, ये भी फैक्ट है। हाँ, ये एक पर्सपेक्टिव हो जाएगा अगर मैं ये कहूं कि जी फलां गवर्नमेंट के दौर में तो ये इस तरह से था और फलां गवर्नमेंट के दौर में ये इस तरह नहीं था। फिर आपने जो है ना इन एग्जामिनर को दिखा दिया कि आपकी सपोर्ट है किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की, या आप किसी एक रजीम को सपोर्ट करते हैं। तो ये शो नहीं करना होता, अपने ओपिनियंस को अपने तक रखना है। आपको इसी में कह रही हूँ कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप डिस्क्राइब करते हैं ना, उसको इस तरह लेके चलिए जैसे आप रियलिटी बयान कर रहे हैं। इस वक्त अगर मुल्क में महंगाई है, उसकी रेशो ज्यादा है, अगर यहाँ पे बिजली की किल्लत है, उसकी रेशो ज्यादा है, तो उसको सिस्टमैटिकली एनालाइज करें कि जी ये है और उसके पीछे ये वजूहात है। किसी भी चीज को समझने को ना आप उसको एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते, यानी अकेला नहीं समझ सकते। यानी कि चीजों का जवाब इतना सादा या सिंपल नहीं होता जितना हमने अक्सर पोजीशंस ली होती है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अपनी रीजनिंग को जितना ज्यादा आप कहते हैं ना जिसमें तजाद मिनिमम होगा, आपके जाती ओपिनियंस कम से कम होंगे, उतना बेहतर है। फिर आते हैं जी स्कॉलरशिप पे। स्कॉलरशिप से मुराद ये है कि जी आपका आर्ग्यूमेंट के ऊपर ऑलरेडी जो गुफ्तगू है, किसी ऑथर ने, किसी रिसर्चर ने कुछ ना कुछ लिखा हो, जितना ज्यादा आप उसको कोट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहती हूँ, खास तौर पे करंट अफेयर्स के एग्जामिनेशन के लिए और ऐसे को भी अटेम्प्ट करने के लिए, कि डॉन के एडिटोरियल्स और बल्कि मुख्तलिफ जो है क्या कहते हैं अखबारात के एडिटोरियल्स को जरूर पढ़ते रहा करें।
अब ये और बात है कि जी एडिटोरियल्स जो होते हैं वो ज्यादातर फैक्ट्स को ओपिनियन के लिफाफे में लपेट के पेश किया जाता है, क्योंकि जो भी ऑथर के अपने जाती ख्यालात होते हैं वो उसको फैक्ट्स को उसी तरह ही पेश करते हैं, और इसलिए वो एडिटोरियल्स होते हैं, खबर नहीं होती। तो जब वो आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार इसका तो ये ओपिनियन है। प्रॉब्लम क्या होती है जब हम एडिटोरियल्स को सच समझ लेते हैं। एडिटोरियल्स जो होते हैं ना, वो एक ओपिनियन है, वो रियलिटी नहीं, जरूरी नहीं है कि वही हो। जो खबर होती है वो रियलिटी, क्योंकि वो बिल्कुल डिस्पैशनेट होती है, उसमें किसी का जाती ओपिनियन नहीं हो, और जो एडिटोरियल्स होते हैं उसमें ओपिनियन होता है। तो अगर आपने देखना है कि जी एसे और ओपिनियन या एडिटोरियल्स का फर्क क्या होता है, तो आप जरा ये कॉलम जरूर पढ़ा करें, ताकि आपको समझ में आए कि जी फैक्ट्स एंड फिगर्स को प्रोटेक्ट डिफेंड करना कितना मुश्किल हो जाता है अगर आपकी कोई अनपॉपुलर ओपिनियन है फॉर एग्जाम्पल। तो उसको डिफेंड करने के लिए फिर आपकी स्कॉलरशिप बड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसा ओपिनियन रखते हैं जो अनपॉपुलर है, तो फिर उसको डिफेंड करने के लिए या कन्विंस करने के लिए लोगों को आपके पास आर्ग्यूमेंट्स या डेटा बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो दीज आर द 3 एस्पेक्ट जो आप टाइटल उसी वक्त सिलेक्शन ऑफ योर टॉपिक के टाइम पे ही ये चीजें एनालाइज करें। अब आपके सामने हैं कुछ टॉपिक्स जो मेरे ख्याल में सारी 2021 की हैं। अब हम थोड़ा सा जरा डिस्कशन करते हैं। मैं आप लोगों के माइक्स जो हैं वो देख लेती हूँ, उस पर आई विल चेक कि सारों के खुले हुए हैं एंड वी विल डिस्कस नाउ। तो अव्वल तो सबसे पहले अगर किसी के क्वेश्चंस हैं फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं किसी के तो प्लीज यू कैन नाउ आस्क।